यंग लैंग्वेज की। अब मतलब लगभग कितना पुराना मानते हो? हिंदी हिंदी लगभग 600 साल पुरानी है। कितनी पुरानी है? 600। हाँ, लगभग 500-600 साल पुरानी है। मतलब इवन 500-600 भी अपन हाईएस्ट बोल रहे हैं। हाईएस्ट क्योंकि आप लोगों को मिडिवल हिस्ट्री हो रखी है। अबुल फजल पहला व्यक्ति है जो अपनी किताबों में हिंदी लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग करता है, जबकि अबुल फजल अपनी किताबें लिखता है किसमें? फारसी में। तो वो, अरे सॉरी, अबुल फजल नहीं, ठीक है, हाँ सॉरी, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो अपनी किताबें लिखता फारसी में, पर वो बीच बीच में कहता है हिंदी में एक कहावत है। जैसे अपन लोग भी बीच में बात करते करते कहते हैं भाई राजस्थानी में एक कहावत है, और फिर ऐसे करके कहावत बोल देते, वैसे वैसे वो भी कहता है कि हिंदी में एक कहावत है, कहावत बोलता है और फिर वापस उसको पर्शियन में एक्सप्लेन करता है कि इस कहावत का मतलब क्या है, क्योंकि उसको एक्चुअली हिंदी कहावतें और लोकोक्तियां थोड़े अच्छे लगते थे। उसके बाद में हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कौन सी किताब लिखी गई? तो नहीं लिखी गई। सारी लिखी गई थी जो है वो अवधी भाषा में। किसमें लिखी गई थी? अवधी भाषा में। जैसे एक किताब है कुतुबुन की, ठीक है, एक है मुल्ला दाऊद की, एक है मलिक मोहम्मद जायसी की, तो ये सारी अवधी भाषा में लिखी गई थी। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया था और ये हिंदी का आरंभिक स्वरूप है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हिंदी लैंग्वेज आ गई। तो हिंदी वैसे देखा जाए तो 600 से 400 साल पुरानी है। उसके बाद में तो बिल्कुल यंग लैंग्वेज है। वैसे वैसे इंग्लिश भी एक यंग लैंग्वेज है। वो अपन लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे तब मैंने कहा था, एक जमाने में इंग्लैंड में इंग्लिश बोलने वालों को गंवार मानते थे, कहते अनपढ़ गंवार आदमी है, इसको फ्रेंच नहीं आती, क्योंकि पढ़ा लिखा हर व्यक्ति यूरोप के अंदर क्या बोलता था? फ्रेंच बोलता था। आज भी यूरोप के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। फ्रेंच को बहुत ही इलीट और सुपीरियर लैंग्वेज माना गया है, क्योंकि फ्रांसीसी लैंग्वेज बहुत सम्मानजनक लैंग्वेज है। जैसे अपने जोधपुर की भाषा है, कि भाई जोधपुर की भाषा है जो बहुत ही ज्यादा मीठी है। वो यूं आपको अपशब्द भी कहेंगे ना, तो भी बहुत प्यार से कहेंगे, ठीक है, वरना नहीं, नहीं इतना भी प्यार से नहीं कहते, मजाक अपशब्द तो अपशब्द ही होते हैं। पर फिर भी जोधपुर की भाषा उसमें हर जगह में सा लगता है। आओ सा, बैठो सा, खाओ सा, पियो सा, अरे सा, यूं मत करो सा, अरे सा, हर बात पे क्या करेंगे वो? सा सा। और थोड़ा लहजा भी उनका बहुत हम्बल है, ठीक है। तो भाषाओं का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कुछ भाषाएं होती है वो है ना खड़ी लैंग्वेज होती है, खड़ी भाषा होती है। जैसे हरियाणवी, हरियाणवी क्या है? एक एक खड़ी बोली है। हरियाणवी के अंदर आदमी प्रेम से भी बात करता है तो भी आपको लगता है जैसे लड़ाई करने आया है, ठीक है, क्योंकि टोन ही वैसा ही है। टोन ही वैसा है, फिर वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी वैसा ही है। हर बात बात पे वो जिस तरीके से जवाब देते हैं ना, उस तरीके से लगता है कि यार ये लड़ाई करने के मूड में होता है, जबकि वो लड़ाई करने के मूड में नहीं होता, मजाक करने के मूड में होता है वो। मैं दिल्ली में काफी टाइम रहा तो मेरे हरियाणा के खूब दोस्त थे। तो जब वो नए नए मेरे दोस्त बने तब तो मेरे को लगता था, मैंने कहा तुम ऐसे कैसे बोलते रहते हो? फिर पता लगा कि नहीं, ये इनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। जैसे आप दिल्ली में या फिर हरियाणा में जाते समय में जो आप किसी से यूं ही कह दो आपके पास बाइक है, पेट्रोल खत्म हो गया, आप पूछ लो अरे भाई साहब पेट्रोल पंप किधर है, तो वो पहले तो घूर के देखेगा, फिर वो एक दो लुक देगा। तब आदमी कहता भाई लुक क्यों दे रहा है, एड्रेस ही बता दे। फिर वो यूं लुक देख के फिर कहेगा बाड़ेगो के, मतलब फूकेगो के। या आपने पूछा पेट्रोल पंप किधर है, तो उसे जवाब ये होगा जलाएगा क्या पेट्रोल पंप को, तो वो इसी जगह बाड़ेगो के, ठीक है। तो मेरा दोस्त है वो गुड़गांव में नौकरी करता है, ठीक है। तो मैंने उसको एक बार यूं ही फोन करके यूं बात होती रहती थी आपस में, तो उसने कहा यार देख मेरे 6 दिन तो होती है जॉब, एक दिन रहता हूँ फ्री, उसमें भी तुम लोग कहते हो मेरे से जो वो दिल्ली मिलने आओ, इससे बेहतर तुम लोग मेरे से मिलना जाओ। मैं यार संडे को एक दिन फ्री होता हूँ, कपड़े वपड़े धोता हूँ, फ्लैट की साफ सफाई वगैरह करता हूँ, बिजी रहता हूँ उसमें भी। तो मैंने क्या करना है, तो उसने एड्रेस बताया कि इफ्को चौक उतरना, वहां से इतने नंबर का टेम्पो है, 5 रुपए लेगा, एक सर्किल पे छोड़ेगा। उस सर्किल पे 5-6 जो वो है ना रास्ते जाते हैं, तो उनमें मतलब किसी को भी पूछना कि गंदा नाला किधर है, मैं, है ना गंदा नाला, उसने था रे किसी जमाने में, अब नहीं है कोई, पर अभी भी उस लोकेशन का नाम क्या है? गंदा नाला। बाकी अब तो यहाँ पे सारे शानदार ऑफिस ऑफिस बन गए। तो मैं चलो ठीक है, मैं उसके के एड्रेस बनाए पे पहुंच गया, और मैं देख रहा था किसी से पूछ के 5-6 रास्ते जा रहे थे अलग अलग डायरेक्शन में। एक अरे मैं भाई साहब, तो उसने कहा क्या है? अरे मैं भाई साहब गंदा नाला किधर है? उसने मेरी तरफ देखा, साफ करेगो के? तो अरे मैं क्यों करूंगा साफ यार? तो वो एकदम हंसा, उसने अरे मजाक कर रहा हूँ, इधर है। तो फिर मैं गया, मैं गजब आदमी था यार ये। तो उसने कहा अरे नहीं नहीं, यहाँ पे लोगों के आते हैं, यहाँ पे लोगों क्या है, आते हैं। जैसे वो एक चुटकुला नहीं इसमें देखते अपन कभी कभार, इस पे आता रहता है, अरे सबके सुनो वो, कि एक जो राजस्थानी आदमी, अरे सबके सुनो वो,
कि एक जो राजस्थानी आदमी बैठा होता है, राजस्थानी थोड़ा दिल का अच्छा होता है पर वो थोड़ा आदत से मजबूर होता है, इसलिए सबसे पीछे वाली सीट पर बैठकर बीड़ी पी रहा था। बीड़ी पी रहा था, हवा का झोंका आया, एक हल्का सा पतंगा उड़ा और पास में हरियाणवी ताऊ बैठा। ये तो चुटक लाया ना, ये तो अपन ऐसे पढ़ते हैं इंटरनेट पे। तो वो आता है और वो थोड़ा सा यहाँ पे शर्ट पर जग जाता है, तो वो ताऊ एकदम से देखता है शर्ट को, तब वो चूंकि आया था पतंगा उड़ता हुआ, तो शर्ट में क्या हो गया, छेद हो गया। वो ताऊ ने गुस्से में यूं देखा और वो छेद साफ किया। अब वो उसने जिसकी बीड़ी से गया था, मुझे बेचारे ने पहले तो डर डरते बीड़ी पूरी पी, फिर फेंक दी। फिर उसको लगा अब ताऊ गुस्सा करेगा, कुछ न कुछ करेगा, मतलब ऐसा कहेगा, क्योंकि अपने इसका जर्ट मतलब शर्ट क्या किया है, जला दिया है। तो थोड़ी देर बैठा, फिर कहता है यार ताऊ ने कुछ नहीं कहा तो थोड़ी बात ही कर लेते हैं, ताऊ ताऊ से माफी। तो उसने ये बात स्टार्ट करने के लिए कहा, ताऊ गांव कौन सो है। ताऊ ने गुस्से से, अब गांव भी फूके को गए शर्ट तो तूने फूक दिया तो ये खड़ी बोसी, ये जो वो एक्चुअली खड़ी बोलियां होती है, कैसी होती है ये खड़ी बोलियां होती है। तो ऐसे खूब खूब सारे किस्से हैं हरियाणा के। तो कहते हैं हरियाणा में मतलब जो कल्चर के नाम पे केवल एग्रीकल्चर है, बाकी कुछ नहीं है। और ये हकीकत है, वहां बेटे अपने पिताजी से भी ऐसे ही बात कर रहा है, ठीक है, बच्चे अपने दादा से भी ऐसे ही बात कर रहे हैं, अरे कित मरे है बुड्ढो, ठीक है तो मतलब अपने जैसा आदमी तो सुन लेना, तो अपने को लगता है यार ये क्या तरीका होता है बड़ों से बात करने का। अपन ऐसे बड़ों से बात करके देख लो, गला दबा के मार दे हाथों हाथ और कहता है इस तरीके से बात करेगा, और वो हाथों हाथ कहते मेरे को ऐसे बेटे और बेटी क्या है चाहिए ही नहीं, तो वो मार के फेंक दे, जबकि वो ऐसे ही बातें करते, हर कोई ऐसे ही कहता है। क्योंकि उनके अंदर वो जैसे वो दो कोई दोस्त मिलते हैं आपस में, और दोनों दोस्त आपस में बात करते करते कहते हैं कि भाई और तेरे क्या हाल चाल है, तो वो कहते हैं मेरे ठीक है। तो यार बहुत लंबे समय बाद में मिला, तो हाँ, तो यार तेरे टाबर कितने हैं, तो एक ने कहा मेरे एक दो है, क्या करते हैं, दोनों काम बता दिए वो कर दे। तेरे कितने टाबर है, ये तीन है, क्या करे, डॉक्टर है, डॉक्टर है कौन सो वालो, तो तीनों ही। उसने कहा हद है यार, हर तीनों छोरा डॉक्टर बनकर मन होने को नहीं कद बनया। ओके, तो आज में क्यों, अरे मने की पता कि भाई मुझे क्या पता। उसने कहा फिर भी भाई तेरे बेटे डॉक्टर बन गए, तो पहला भी डॉक्टर बन गया, दूसरा भी डॉक्टर बन गया, तीसरा भी डॉक्टर बन गया, कहाँ काम कहाँ करते हैं, कौन से हॉस्पिटल में काम करते हो, तो वो कहता मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। तो यार फिर कैसे डॉक्टर है, उसने कहा भाई मुझे तो नहीं पता यार। तो यार भाई कुछ तो पता होगा ना, कब एग्जाम पास किया, मेडिकल कॉलेज कहाँ थी, कहाँ पर हॉस्पिटल है, क्या काम कर रहे हैं, कुछ तो बताते होंगे। उसने कुछ नहीं बताते। जब भी कोई आता है तो मैं उसको कुछ ही कहता हूँ पहले वाले को, तो वो मेरे को यही कहता है इलाज करूं के तेरो तो दूसरे और तीसरे उससे भी यही बात करता हूँ, कुछ भी कहता हूँ तो उनका एक ही डायलॉग होता है, तीनों का सेम ही डायलॉग होता है, इलाज करूं के तेरो। तो एक बात बता भाई, इलाज कौन करे, डॉक्टर करे, तीनों डॉक्टर ही है। तो दूसरे दिन अच्छा है वो वाला इलाज है क्या, तो हाँ तीनों ही घूम रहे हैं, क्या है। तो वो खड़ी भाषा है, जबकि हिंदी एक हम्बल लैंग्वेज है। हिंदी कैसी है, हम्बल लैंग्वेज। कुछ भाषाएं बहुत ऐसे ही खड़ी अड़ियल टाइप की सी होती है, जैसे बिहार की भी ऐसी कैसी है। बिहार के आदमी से बात करोगे तो आपको लगेगा यार ये बदतमीजी से बात कर रहा है, ये ज्यादा जो वो प्रेम से बात नहीं कर रहा है। हमारा पर्टिकुलर क्षेत्र है मेरे पाली जिले के अंदर, वहां पर एक पर्टिकुलर थोड़ा सा एरिया है, वहां की लैंग्वेज इतनी टिपिकल है कि मुझे भी नहीं आती है। हाँ, गोडवाड़ी क्षेत्र वगैरह है, उसकी लैंग्वेज मुझे भी बोलनी नहीं आती। हाँ मैं समझ जाता हूँ लेकिन बोलनी नहीं आती। पर वो भी थोड़ी खड़ी टाइप की सी है, वो भी थोड़ी क्या है, खड़ी टाइप की सी, उसमें भी ऐसे कैसे बात करते हैं। तो खैर हिंदी एक यंग लैंग्वेज है, इंग्लिश भी क्या है, ये यंग लैंग्वेज है। इंग्लिश भी इतनी पुरानी है, इंग्लिश को भी पहले गंवारों की भाषा मानते थे। इंग्लैंड की रॉयल फैमिली अभी भी फ्रेंच बोलती है, उनको लगता है कि यार इंग्लिश तो क्या ही बोल रहा है, इंग्लिश हर कोई बोल रहा है। तो खैर तो इनकी भाषा जो है वो कौन सी है, अरे संस्कृत नहीं है, लेकिन प्राकृत। तो हरियाणा वालों की केवल बोली ही खड़ी है, बाकी लोग बहुत अच्छे होते हैं, लोग बहुत ही क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, वो उनका केवल। फिर विषय 700 प्रेम कहानियां, कंटेंट 700 लव स्टोरीज, 700 प्रेम कहानियां, 700 लव स्टोरीज, 700 प्रेम कहानियां। लेकिन दरबारी विद्वान
इज कोर्ट स्कॉलर, दरबारी विद्वान इज कोर्ट स्कॉलर। देखिए गुणाढ्य, ये मतलब वैसे ही थी रिटर्न में, सॉरी रिटर्न में नहीं थी, श्रुति था। क्या था ये? श्रुति। कि वो लोग ऐसे आपस में बातें करते रहते थे कि यार कि वो जो व्रत कथा में एक कहानी है, तो कहते कहाँ पे लिखी हुई है? उन्होंने वो किताब तो खो गई, बस मुझे याद है। जितने में किसी ने कहा मुझे 10 कहानियां याद है, किसी ने कहा मुझे भी कुछ कहानियां याद है। तो उन सुनी सुनाई कहानियों के आधार पर वापस बेस बनाकर वापस 1000 साल बाद में दो लोगों ने लिखी है। एक है क्षेमेंद्र और एक कौन है? सोमदेव है। हाँ, वेदों वाला थे, याद करते थे, सुनाते थे। पहले अपने यहाँ पर जब लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, तो आज से अपन लोग देखते हैं कि अपने को 4-5 कहानियां भी याद नहीं होती है। ठीक है, अपने से एक जनरेशन पहले मम्मी पापा वाली जनरेशन को हो सकता है अपने से 2-4 कहानियां एक्स्ट्रा याद होगी, उनको 10-15 याद होगी। लेकिन दादा दादी नाना नाना वाले जनरेशन, वो कहानियों के भंडार है। ठीक है, उनके पास बैठ जाओ, रोज एक कहानी सुनाएंगे, नई सुनाएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही अच्छी से सुनाएंगे। ठीक है, और कभी कहानियां रिपीट नहीं होती, रोज उनके पास कोई ना कोई नई कहानी। अब जब टीवी आ चुके हैं, तो टीवी आने के बाद में कहानियों का ये जो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। वरना पहले फिक्स था, कभी जाके आप लोग अपने जो वो बुजुर्गों से बातें किया करो। ठीक है, करते हो? हाँ, तो वो बताएंगे कि पहले जब लाइटें भी नहीं थी, टीवी भी नहीं था, तो फिर शाम को 7 बजे तक खाना वाना खा के पूरा घर का काम निपटा के उसके बाद सब जो है वो सोने की तैयारियां करते थे। फिर कोई एक दादी या नानी कोई भी, वो फिर बच्चों को हमेशा रोज की कहानी सुना, और वो बच्चे कहानी सुनते 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 एक एक करके क्या है सो जाया करते थे। फिर वो सुबह उठने के बाद में मतलब वापस बच्चे चर्चा करते थे, तो कोई न कोई ऐसा होता था भाई बहनों में से एक जिसने कहानी पूरी सुनी हुई होती थी। तो फिर वो कहता था तेरे को नींद कब आ गई थी? तो वो ये कहता है अरे वो नहीं आया था, वहां पे भूत आया था और उसने एक वो बिल्डिंग बनाई थी, उसमें मेरे को नींद आ गई थी। तो फिर वो है ना बाकी वाला उसके आगे सुन, तो फिर वो भी आगे से आगे सुनाते थे। तो वो ऑटोमेटिक सब में कहानी, एक जो सुनाने की कला है ना, वो स्वतः ही डेवलप हो जाया करती थी। क्योंकि जब जो टीवी आ गया था तब मुझे पता है कि गांव में लाइट आती जाती रहती थी, इसलिए मतलब फिल्में पूरे वीक में 3 दिन आती थी पहले। ये तो जो जो मेरे देखा हुआ है कि चैनल केवल 2 ही आते थे, दूरदर्शन और एक जी टीवी। उसमें भी आधी बार आते थे, आधी बार आते ही नहीं थे, तारे 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 दिखते रहते थे। फिर फिल्में फिक्स होती थी, एक आती थी शुक्रवार को, एक शनिवार को और एक संडे को। बाकी बीच में 4 दिन कोई फिल्म नहीं। और उस फिल्म को लेकर इतना क्रेज होता था पूरी स्कूल के अंदर, अरे यार इस बार फिल्म आएगी, किसकी आएगी? मिथुन की आएगी, इस बार उसकी आएगी। फिर गांव में मतलब कहे ना कुछ इलाकों में लाइट चली जाती थी, कुछ इलाकों में लाइट रहती थी। तो फिर जो जो आदमी फिल्म देख के आता था ना, वो दूसरे दिन पूरे 2.5 घंटे की फिल्म को पूरे 2.5 घंटे में बताता था पूरा। इतना याद रखते थे मतलब सब बच्चे कि फिर एकदम से दरवाजा बजा तो क्या बात कर रहा है, फिर एक जूते की आवाज आई, खट 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 खट। धीरे धीरे कैमरा ऊपर होता जा रहा था और वो धीरे धीरे एकदम से लास्ट में चैप मतलब सा चेहरा दिखाया, तो वो अमरीश पुरी का चेहरा था। ठीक है, और ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से तो वैसे वैसे पहले मतलब कहानियां याद रखते थे। कहानियां क्या रखते थे? याद रखते। बुक्स खरीदते भी नहीं थे लोग। तो अच्छा, सोमदेव की और कोई किताबें लिखी है क्या आपने कहीं? है, सोमदेव का नहीं आया कहीं? कस्तन में आया है ना? कौन सा? विग्रहराज चतुर्थ की आई थी कोई? विग्रहराज चतुर्थ इसका नाटक है, वो उसका भी लेखक। हाँ, ठीक है, उसका भी वो मतलब यही है सोमदेव। तो लिखे सोमदेव के नीचे मतलब हाथ हाथ यहाँ पर लिख लें अन्य पुस्तकें, सोमदेव के नीचे किताब बना के लिखें अन्य पुस्तकें। लिखे अदर बुक, अन्य पुस्तकें। देखिए ललित विग्रह राज, ललित विग्रह राज। देखिए कवि प्रिया, कवि प्रिया। एक और लिख लो विज्ञान गीता, विज्ञान गीता। वैसे इतना याद नहीं रखना, 2-2 किताबें याद रखनी बहुत होती है। तो एक तो है ही कथा चरित सागर और एक लिख लो विज्ञान गीता, याद कर लो तो ठीक रहता है।
ललित विग्रहराज, कवि प्रिया एंड विज्ञान गीता। विज्ञान गीता। ठीक है। सेकंड नंबर स्कॉलर सर्ववर्मन। सेकंड नंबर। पहला नंबर स्कॉलर जो वो तो गुणाढ्य है, वो तो क्या है, ये तो अपने आधारित पुस्तक है ना, ये 1000 साल बाद में लिखी गई है। इसका संबंध सातवाहन वर्ष, इसका संबंध सातवाहन वंश से नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट में बंद करता हूँ। तो आप भी चाहो तो मतलब ऐसा कुछ ब्रैकेट बना दो भाई, हाँ ये तो अलग टॉपिक है। तो पहला स्कॉलर है वो है गुणाढ्य और सेकंड नंबर स्कॉलर है वो है सर्ववर्मन। सर्ववर्मन 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 की किताब लिखे कातंत्र। कातंत्र। लिखे विषय संस्कृत व्याकरण। कातंत्र विषय संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण। फिर लिखे हाल के सेनापति विजयालय ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। हाल्स कमांडर विजयालय अटैक ऑन श्रीलंका या अटैक श्रीलंका। हाल के सेनापति विजयालय ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। फिर हाल ने श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती से विवाह कर लिया। हाल मैरिड टू लीलावती प्रिंसेस ऑफ श्रीलंका। हाल ने श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती से विवाह कर लिया। हाल मैरिड टू लीलावती प्रिंसेस ऑफ श्रीलंका। ये सातवाहन वंश के बारे में अपन ने 4-6 चीजें पढ़ी है, तो एक बार देख लेते हैं फटाफट। इस सातवाहन वंश जो है, इसका फाउंडर है, उसका नाम क्या है, सिमो। हमने इसका समय नहीं लिखा। समय इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कोई भी वंश आरंभ होता है, उस वंश को आरंभ होने के तरीके दो होते हैं। एक तो एक आदमी जाता है और पहले वाले राजा की हत्या कर देता है और वो खुद बन जाता है मतलब सम्राट। तब तो उसमें समय फिक्स होता है। समय क्या होता है, फिक्स होता है भाई इस वर्ष में इस व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी और फिर ये इसका संस्थापक बन गया। जैसे वासुदेव कर्ण वो बना, या फिर पुष्यमित्र शुंग बना। एक वो होता है जो किसी की हत्या नहीं करता, वो पहले एक खेत पे कब्जा करता है, एक खेत से एक गांव पर कब्जा करता है, एक गांव से 10 गांव पर कब्जा करता है, 10 से 20 गांव, धीरे धीरे अपना साम्राज्य का क्या करता है, विस्तार करता है। अब इसमें पहला व्यक्ति जिसने बड़े लेवल पर विस्तार किया था उसको अपन मान लेते हैं संस्थापक है, तो वो इसका संस्थापक है सिमुक। सिमुक ने अपनी शुरुआत बहुत ही छोटी जगह से करी और धीरे धीरे इसका साम्राज्य ये क्या करता गया, बढ़ाता गया, और बढ़ाते बढ़ाते फिर ये संस्थापक हो गया। लेकिन फिर भी इस वंश का पहला इंपोर्टेंट शासक है वो कौन है, सातकर्णी। और इसमें सातवाहन में अपन ये भी देखेंगे ना, तो इसका आरंभ का समय है और ना इसके अंत का समय है, क्योंकि अंत भी वापस वैसे ही हुआ। इनका अंत वापस धीरे धीरे, पहले साम्राज्य बहुत बड़ा था, फिर छोटा होता गया, फिर छोटा होता गया, छोटा होता गया, और होते 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 लास्ट में एक दिन खत्म ही हो गया। गुप्त वंश का भी अंत ऐसे ही होगा। गुप्त वंश के अंदर अपन कहेंगे कि एक कुछ शासक है, उसका नाम है स्कंदगुप्त। उसके बारे में अपन कहेंगे ये इस वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक है।
उसके बाद में उसका भाई बनता है शासक, उसके बारे में कोई जानकारियां नहीं मिलती। उसके बाद में दो एक शासक बने जिनके नाम तो हमें पता है, लेकिन उसके बारे में उपलब्धि कुछ भी पता नहीं। और धीरे धीरे उनके बारे में, उनके जो वो सिक्के मिलना बंद हो गए, उनके नाम नाम भी मिलना बंद हो गए, तब अपन कहते हैं धीरे धीरे इनका पतन हो गया और ये धीरे धीरे समाप्त हो गया। जबकि मौर्य वंश एक झटके में समाप्त हुआ, शुंग वंश एक झटके में क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। यहाँ पर ये नहीं है। फिर अपन कहते हैं कि इस वंश में और कोई प्रसिद्ध शासक, तो कहते शातकर्णी। बीच में कुछ शासक और आए थे और उनके बारे में हमारे पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब शातकर्णी के बारे में मतलब ये हमने कहा प्रसिद्ध शासक क्यों है, क्योंकि इसकी पत्नी है जिसका नाम है नागणिका, या फिर उसको किताबों में लिखा हुआ मिलता है नागणिका। उसने एक नाना घाट या नाने घाट अभिलेख लिखवाया। इसका नाम नाना इसलिए है क्योंकि छोटा घाट है। मराठी भाषा में छोटे को नाने कहते हैं। क्या कहते हैं छोटे को? नाने। जैसे जो नाने साहब भी धीरे धीरे हिंदी में बन गए नाना साहब। अच्छा, कौन सा पेशवा नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध था? बालाजी बाजीराव, जो कि बाजीराव के बेटे हैं। बाजीराव के क्या है? बेटे हैं। और मैंने इनको कहा भी था आपको कि बालाजी बाजीराव को शुरू से स्ट्रिक्ट रहना बहुत ज्यादा पसंद था, सज धज कर रहना पसंद था। घर में अपने मम्मी से पापा से भी मिलने जाते थे तो भी स्नान नान करके, नए कपड़े पहनकर, ऊपर ज्वेलरी वूलरी पूरी पहनकर, और फिर बकायदा पूरा वो जो प्रोटोकॉल ठीक है मेंटेन करते थे। पहले दरवाजा बजाते थे तब बाहर खड़ा आदमी चिल्लाता था कि नाना साहब पधार रहे हैं। फिर गेट खुलते, फिर नाना साहब इतने से निकलते बाहर, ठीक है। फिर दो चार सैनिक आगे, दो चार सैनिक क्या है पीछे, और ये बहुत ही एटीट्यूड के साथ में चलता रहता था। और फिर जाता और अपनी जो माँ से भी मतलब ऐसे ही मिलता, पापा से भी क्या है ऐसे ही मिलता। इसलिए नाम तो बालाजी बाजीराव था, पर लोगों ने कह दिया था नाने साहब आ रहे हैं। और नाने साहब का मैंने आपको कहा था डर बहुत भयंकर था, सब डरते थे, इवन पापा भी। क्योंकि ये पापा के पास में जाते थे बाजीराव जिससे पूरे मराठा डरते थे, वो बाजीराव स्वयं किससे डरता था? अपने खुद के बेटे से। और बेटा भी बड़ा नहीं, बड़ा होने के बाद में छोटी अवस्था में ही डरते थे, क्योंकि चुपचाप चले जाते और कहते पापा, तो पापा कहते ले अभी वापस आ गया, पापा शिकायतें आ रही है। तो फिर कहते कैसी? मैं हुणी छोरी चक्कर है थारे, ठीक है। यही शिकायतें हैं, यही क्या है शिकायतें। तब इस बात पर वो बाजीराव कहते अरे तू अभी छोटा है, इन बातों पे ध्यान मत रख। उन्होंने कहा मैं सब समझता हूँ, ठीक है, और मैं बाकी सब सहन कर सकता हूँ, पर आप मेरे लिए एक सौतेली माँ लाओगे ये मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तो जो मस्तानी का सबसे भयंकर विरोध यदि किसी ने किया था तो वो किसने किया था? नाना साहब ने। बाकी सब समय के साथ में मान गए थे। आरंभ में सारे लोग विरोधी थे, कोई भी इस शादी के फेवर में नहीं था। अब उनके विरोधी कौन थे? बाजीराव की माँ भयंकर विरोधी थी, बाजीराव की पत्नी प्रियंका चोपड़ा भयंकर विरोधी थी, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा ही थी ना? हाँ, ठीक है। बाजीराव का छोटा भाई वो भी भयंकर विरोध में था, और बाकी सारे थे विरोध में। लेकिन धीरे धीरे सबने मान लिया, है ना। सबसे लास्ट में जो बाजीराव की पत्नी थी काशीबाई, वो भी मान लेती है कि चलो कोई नहीं है। उनकी माँ भी लास्ट में मान गई थी, लेकिन नाना साहब नहीं माने। नाना साहब अंतिम समय तक विरोध करते रहे। बाजीराव की मृत्यु हुई उसके बाद में फिर माने हैं। बाजीराव की मृत्यु हो गई तो फिर लोगों ने कहा उनसे यार तेरे पापा की अंतिम इच्छा थी कि इसको मान्यता मिले और तू उसको पूरा नहीं करेगा, तो फिर क्या चलो ठीक है, अब पिताजी ये इच्छा मन में लेके चले गए, इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। तो फिर मस्तानी का जो एक्चुअली बेटा था शेर बहादुर, फिर उसको अपने दरबार में रखा था अब, और फिर उसको अपने भाई का दर्जा भी दिया। फिर माना कि ये मेरा भाई है, ये मेरा क्या है भाई है, ये तब तक नहीं। तो खैर नाने का मतलब होता है छोटा। ये पुणे और नासिक के बीच में अपन जाते हैं तो एक छोटा सा घाट है, उस घाट के अंदर एक कोई गुफा टाइप से है, उस गुफा के अंदर इसने लिखवाया था पूरा पूरा। अब जब इसने पूरा लिखवा दिया तो इससे जानकारी मिलती है। इसी नाने घाट के आधार पर अपन लोग कह रहे हैं कि ये इस वंश का पहला प्रसिद्ध शासक है। अभी नागणिका उनकी पत्नी है। दो तो अश्वमेध का आयोजन, हाँ डर है, ठीक है। उनके पास बैठ जाओ, रोज एक कहानी सुनाएंगे, नई सुनाएंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही अच्छी से सुनाएंगे, ठीक है। और कभी कहानियां रिपीट नहीं होती, पूरा इतना याद रखते थे मतलब सब बच्चे। व्याकरण,
श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती से विवाह कर लिया। एक खेत पे कब्जा करता है, एक खेत से एक गांव पर कब्जा करता है, एक गांव से 10 गांव पर कब्जा करता है, 10 से 20 गांव, धीरे धीरे अपना साम्राज्य का क्या करता है, विस्तार करता है। अब इसमें पहला व्यक्ति जिसने बड़े लेवल पर विस्तार किया था उसको अपन मान लेते हैं संस्थापक है, तो वो इसका संस्थापक है सिमुक। सिमुक ने अपनी शुरुआत बहुत ही छोटी जगह से करी और धीरे धीरे इसका साम्राज्य ये क्या करता गया, बढ़ाता गया, और बढ़ाते बढ़ाते फिर ये संस्थापक हो गया। लेकिन फिर भी इस वंश का पहला इंपोर्टेंट शासक है वो कौन है, सातकर्णी। और इसमें सातवाहन में अपन ये भी देखेंगे ना तो इसका आरंभ का समय है और ना इसके अंत का समय है, क्योंकि इनका अंत भी वापस वैसे ही हुआ। इनका अंत वापस धीरे धीरे, पहले साम्राज्य बहुत बड़ा था, फिर छोटा होता गया, फिर छोटा होता गया, छोटा होता गया, और होते 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 लास्ट में एक दिन खत्म ही हो गया। गुप्त वंश का भी अंत ऐसे ही होगा। गुप्त वंश के अंदर अपन कहेंगे कि एक कुछ शासक है, उसका नाम है स्कंदगुप्त। उसके बारे में अपन कहेंगे ये इस वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक है। उसके बाद में उसका भाई बनता है शासक, उसके बारे में कोई जानकारियां नहीं मिलती। उसके बाद में दो एक शासक बने जिनके नाम तो हमें हमें पता है, लेकिन उसके बारे में उपलब्धि कुछ भी पता नहीं। और धीरे धीरे उनके बारे में, उनके जो वो सिक्के मिलना बंद हो गए, उनके नाम नाम भी मिलना बंद हो गए, तब अपन कहते हैं धीरे धीरे इनका पतन हो गया और ये धीरे धीरे समाप्त हो गया। जबकि मौर्य वंश एक झटके में समाप्त हुआ, शुंग वंश एक झटके में क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। यहाँ पर ये नहीं है। फिर अपन कहते हैं कि इस वंश में और कोई प्रसिद्ध शासक, तो कहते सातकर्णी। बीच में कुछ शासक और आए थे और उनके बारे में हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब सातकर्णी के बारे में मतलब ये हमने कहा प्रसिद्ध शासक क्यों है, क्योंकि इसकी पत्नी है जिसका नाम है नागणिका, या फिर उसको किताबों में लिखा हुआ मिलता है नागणिका। उसने एक नाना घाट या नाने घाट अभिलेख लिखवाया। इसका नाम नाना, इसलिए क्योंकि छोटा घाट है। मराठी भाषा में छोटे को नाने कहते हैं। क्या कहते हैं छोटे को, नाने। जैसे जो नाने साहब, नाने साहब भी धीरे धीरे हिंदी में गए। नाना साहब, अच्छा कौन सा पेशवा नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध था, बालाजी बाजीराव। बाला जी बाजीराव, जो कि बाजीराव के बेटे हैं। बाजीराव के क्या है, बेटे हैं। और मैंने इनको कहा भी था आपको कि बालाजी बाजीराव को शुरू से स्ट्रिक्ट रहना बहुत ज्यादा पसंद था, सज धज कर रहना पसंद था, गर्म
में अपने मम्मी से पापा से भी मिलने जाते थे तो भी स्नान नान करके नए कपड़े पहनकर ऊपर ज्वेलरी वेलरी जूलरी वूलरी पूरी पहनकर और फिर बकायदा पूरा वो जो प्रोटोकॉल ठीक है मेंटेन करते थे। पहले दरवाजा बजाते थे तब बाहर खड़ा आदमी चिल्लाता था कि नाना साहब पधार रहे हैं। फिर गेट खुलते फिर नाना साहब इतने से निकलते बाहर, ठीक है। फिर दो चार सैनिक आगे दो चार सैनिक क्या है पीछे, और ये बहुत ही एटीट्यूड के साथ में चलता रहता था। और फिर जाता और अपनी जो माँ से भी मतलब ऐसे ही मिलता, पापा से भी क्या है ऐसे ही मिलता। इसलिए नाम तो बालाजी बाजीराव था पर लोगों ने कह दिया था नाने साहब आ रहे हैं। और नाने साहब का मैंने आपको कहा था डर बहुत भयंकर था, सब डरते थे। इवन पापा भी, क्योंकि ये पापा के पास में जाते थे बाजीराव जिससे पूरे मराठा डरते थे, वो बाजीराव स्वयं किससे डरता था? अपने खुद के बेटे से। और बेटा भी बड़ा नहीं, बड़ा होने के बाद में छोटी अवस्था में ही डरते थे, क्योंकि चुपचाप चले जाते और कहते पापा तो पापा कहते ले अभी वापस आ गया, पापा शिकायतें आ रही है। तो फिर कहते कैसी, मैं हुई छोरी चक्कर है थारे, ठीक है। यही शिकायतें हैं, यही क्या है शिकायत है। तब इस बात पर वो बाजीराव कहते अरे तू अभी छोटा है, इन बातों पे ध्यान मत रख। उन्होंने मैं सब समझता हूँ, ठीक है, और मैं बाकी सब सहन कर सकता हूँ पर आप मेरे लिए एक सौतेली माँ लाओगे ये मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तो जो मस्तानी का सबसे भयंकर विरोध यदि किसी ने किया था तो वो किसने किया था? नाना साहब ने। बाकी सब समय के साथ में मान गए थे। आरंभ में सारे लोग विरोधी थे, कोई भी इस शादी के फेवर में नहीं था। अब उनके विरोधी कौन थे? बाजीराव की माँ भयंकर विरोधी थी, बाजीराव की पत्नी प्रियंका चोपड़ा भयंकर विरोधी थी, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा ही थी ना, हाँ, ठीक है। बाजीराव का छोटा भाई वो भी भयंकर विरोध में था और बाकी सारे थे विरोध में, लेकिन धीरे धीरे सबने मान लिया, है ना। सबसे लास्ट में जो बाजीराव की पत्नी थी काशीबाई वो भी मान लेती है कि चलो कोई नहीं है। उनकी माँ भी लास्ट में मान गई थी, लेकिन नाना साहब नहीं माने। नाना साहब अंतिम समय तक विरोध करते रहे। बाजीराव की मृत्यु हुई उसके बाद में फिर माने हैं। बाजीराव की मृत्यु हो गई तो फिर लोगों ने कहा उनसे यार तेरे जो तेरे पापा की अंतिम इच्छा थी कि इसको मान्यता मिले और तू उसको पूरा नहीं करेगा, तो फिर क्या चलो ठीक है, अब पिताजी ये इच्छा मन में लेके चले गए, इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। तो फिर मस्तानी का जो एक्चुअली बेटा था शेर बहादुर, फिर उसको अपने दरबार में रखा था और फिर उसको अपने भाई का दर्जा भी दिया। फिर माना कि ये मेरा भाई है, ये मेरा क्या है भाई है, ये तब तक नहीं। तो खैर नाने का मतलब होता है छोटा। ये पुणे और नासिक के बीच में अपन जाते हैं तो एक कुछ छोटा सा घाट है, उस घाट के अंदर एक कोई गुफा टाइप से है, उस गुफा के अंदर इसने लिखवाया था पूरा पूरा। अब जब इसने पूरा लिखवा दिया तो इससे जान था शेर बहादुर, फिर उसको अपने दरबार में रखा था और फिर उसको अपने भाई का दर्जा भी दिया। फिर माना कि ये मेरा भाई है, ये मेरा क्या है भाई है, ये तब तक नहीं। तो खैर नाने का मतलब होता है छोटा। ये पुणे और नासिक के बीच में अपन जाते हैं तो एक कुछ छोटा सा घाट है, उस घाट के अंदर एक कोई गुफा टाइप से है, उस गुफा के अंदर इसने लिखवाया था पूरा पूरा। अब जब इसने पूरा लिखवा दिया तो इससे जानकारी मिलती बहादुर, फिर उसको अपने दरबार में रखा था और फिर उसको अपने भाई का दर्जा भी दिया। फिर माना कि ये मेरा भाई है, ये मेरा क्या है भाई है, ये तब तक नहीं। तो खैर नाने का मतलब होता है छोटा। ये पुणे और नासिक के बीच में अपन जाते हैं तो एक कुछ छोटा सा घाट है, उस घाट के अंदर एक कोई गुफा टाइप से है, उस गुफा के अंदर इसने लिखवाया था पूरा पूरा। और जब इसने पूरा लिखवा दिया तो इससे जानकारी मिलती है, इसी नाने घाट के आधार पर अपन लोग कह रहे हैं कि ये इस वंश का पहला प्रसिद्ध
शासक है, अभी नागणिका उनकी पत्नी है। फिर अब इसमें लिखा हुआ है कि इसने दो तो अश्वमेध का आयोजन करवाया और एक क्या करवाया इसने, राजसूय। तो क्या इन्फॉर्मेशन का एक ही सोर्स है? तब का नहीं, एक और है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी बुक अपन लोगों ने लिखी थी क्या कल परसों? ठीक है, कौन है इसका राइटर? अज्ञात लेखक है। ठीक है, इस पुस्तक में इसको जिसने भी लिखा है उसने इसके बारे में कहा है ये एल्डर सारागोनस है। एल्डर क्या है? ये सारागोनस। इतना याद रखना, ये सारा अली खान का एल्डर ब्रदर है। एल्डर सारा है, क्या है ये? एल्डर सारा। कहीं मेंस में आएगा नहीं, प्री में लिखने के लिए याद इतने, बस वो ट्रिक याद रहेगी कि सारा। सारा अली खान को जानते हो, हीरोइन है एक। हाँ, तो उसका ये एल्डर ब्रदर है। क्या है ये? एल्डर। फिर कहते हैं हाल, इस वंश का है ना 17वां शासक है, इसकी जानकारी मिलती है। तब कहते हैं विद्वान शासक है। विद्वान शासकों को किसने कौन सी विद्वता दिखाई? 700 प्रेम कहानियां लिख दी, लव स्टोरीज। और इस लव स्टोरीज में अपने 80 और 90 के दशक में खूब फिल्में बनी है इन कहानियों के ऊपर, क्योंकि इसमें यही दिखाया गया है, एक नायक है जो गरीब है, एक नायिका है जिसके पास खूब पैसा है। ठीक है, हीरोइन के पास में खूब पैसा है, हीरो के पास में पैसा नहीं है। इन कहानियों में सब जगह वही दिखाया गया है। लव स्टोरी है, लव स्टोरी के अंदर हीरो अक्सर गरीब दिखाया गया है। और फिर उसके अंदर लास्ट में हीरोइन का पिता जो होता है वो उसको गरीब हीरो को बुलाता है और फिर कहता है ले, मैं तुझे जो वो ये एक चेक दे रहा हूं, है ना, ब्लैंक चेक है। कैसा है ये? ब्लैंक चेक। जितना अमाउंट भर सकता है उतना अमाउंट भर, और मेरी बेटी को भूल जा, मेरी बेटी की जिंदगी से क्या है, चला जा। यदि आप में से कोई पुरानी फिल्में देखता है तो ये इस प्रकार के उसमें आते हैं हमेशा। फिक्स हो रहा है उसमें भी एक आदमी, मुझे उसका नाम याद नहीं हो रहा है, उसमें सब फिल्मों में हीरो, सॉरी मतलब हीरोइन के पापा का रोल वही करता था। नहीं, प्रेम चोपड़ा ने, प्रेम चोपड़ा तो विलेन होता था। उसको बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो जो वो दिखाते थे, और वो लास्ट में कहता कि ये ब्लैंक चेक है, और फिर हीरो उसको ब्लैंक चेक को उठाता, फाड़ता और फिर ये फेंकता, और फिर कहता सर प्यार की कीमत आप क्या जानो, क्या ब्लैंक चेक से मेरा प्यार खरीदोगे? कभी नहीं। देखना एक दिन इस प्यार के भरोसे में आप लोगों को झुका के रहूंगा। और ऐसा करके हीरो वापस चला जाता है। ये केवल फिल्मों में होता है। ये केवल क्या होता है? फिल्मों में। रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में तो ब्लैंक चेक छोड़ो, 10,000 रुपए दे दे और कहते मेरी बेटी को भूल जा, तो आदमी हाथों हाथ 10,000 रुपए ले, की बेटी करनी छोरी है क्या? हाथों हाथ मुड़ के वापस चला जाए। ठीक है, इसलिए ऐसा केवल फिल्मों में दिखाते हैं। कि किसमें दिखाते हैं? फिल्मों में। यहाँ पर इसमें चूंकि ब्लैंक चेक का जमाना नहीं है, इसलिए यहाँ पर नायक को मतलब ऑफर मिलता है, तेरे को एक गांव दूंगा, तेरे को 10 गांव दूंगा, 100 या 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को भूल जा। लेकिन वो कहते हैं नहीं भूलूंगा। ठीक है, तो ये ऐसा रियल लाइफ में नहीं होते, केवल कहाँ होते हैं? फिल्मों में। और इसने लिखी सारी प्राकृत भाषा में है ये। फिर इसका दरबारी विद्वान है गुणाढ्य, उसकी बृहत कथा है, बहुत बड़ी किताब है, और उन्हीं की मतलब कहानियों के आधार पर क्षेमेंद्र ने लिखी है बृहत कथा मंजरी, और सोमदेव ने लिखी है कथा सरित सागर। ठीक है, फिर एक और इसका स्कॉलर है जिसका नाम सर्ववर्मन, उसने लिखा है संस्कृत व्याकरण, जिसका नाम क्या है? कातंत्र। ठीक है, बाद में हाल जाता है और हाल जाकर वहां की श्रीलंका की राजकुमार लीलावती से क्या है? विवाह करता है। इसने बेचारे मतलब विजयालय ने उस दिन ही कह दिया था भाई साहब कलयुग आ गया, लड़ कोई और रहे, ब्याह कोई और कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट। अरे गौतमी पुत्र सातकर्णी है, नहीं तो वो चौथा हो गया ना, सिमुक हो गया, सिमुक के बाद में सातकर्णी, सातकर्णी के बाद में हाल, और हाल के बाद में गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। लेकिन इस वंश का 23वां एवं सबसे महान शासक, इस वंश का 23वां एवं सबसे महान शासक 23rd ruler of this dynasty and the greatest ruler of this dynasty,
फिर लिखें उपाधियां, टाइटल्स। उपाधियां, टाइटल्स। देखिए पहला आगमन निलय। आगमन निलय, आगमन निलय। वेणुकटक या वेणकटक स्वामी। वेणुकटक स्वामी। फिर लिखें थर्ड नंबर अद्वितीय ब्राह्मण। अद्वितीय ब्राह्मण। फिर लिखें त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन। त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन। अब इस वंश का हालांकि सबसे महान शासक है गौतमीपुत्र सातकर्णी। अब इसकी ये जो उपाधियां इन सब का मतलब है, आगमन निलय और अद्वितीय ब्राह्मण का मतलब तो ये था कि इसने कहा कि मैं पुरानी वर्ण व्यवस्था को वापस स्थापित करूंगा, और पुरानी वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे और क्या होंगे, शूद्र होंगे, और सब अपने वर्ण के अनुसार ही अपना कर्म करेंगे और कुछ भी नहीं। अद्वितीय ब्राह्मण इसलिए क्योंकि इसने इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर बैन लगा दिया। इसने कहा आज के बाद में ब्राह्मण ब्राह्मणों में ही विवाह करेंगे, वैश्य वैश्य में ही विवाह करेंगे, कोई भी इंटरकास्ट मैरिज नहीं करेगा। इसलिए ये अपने आप को अद्वितीय ब्राह्मण कहता था। वेणुकटक करके उसने एक नगर बसाया, इसलिए जो कहते हैं वेणुकटक नगर का ये क्या है, स्वामी है। त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन, जो इसकी सबसे इंपोर्टेंट उपाधि है, सबसे ज्यादा प्रश्न आते भी इसी के हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसके घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते हैं। इसके घोड़े क्या है, 3 समुद्र का पानी पीते हैं। ये एक उपमा है। ये क्या है, एक उपमा। कई बार स्टूडेंट आते हैं और कहते हैं सर समुद्र का पानी तो खारा होता है, तो फिर कैसे पीते होंगे। अरे कोई वास्तव में समुद्र का पानी नहीं पी रहे हैं वो। इसका मतलब ये है कि इसकी रेंज इस समुद्र तक है, इसकी रेंज मतलब अप्रोच इस समुद्र तक है, और इसकी मतलब अप्रोच क्या है, इस समुद्र तक है। तीनों ही समुद्र तक इसकी पहुंच है। इसका मतलब इसके घोड़े 3 समुद्र की सीमाओं तक जाते हैं। ये उपमा है, तो ये इसलिए इसके बारे में लिखा गया है। तो लिखें इसके घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते थे। His horses used to drink water of 3 ocean, या drink water of 3 ocean। तीन समुद्र का पानी पीते हैं। लेकिन इसने वैदिक मार्ग एवं वर्ण व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। He tried to reestablish Vedic culture and वर्ण system। इसने वैदिक मार्ग एवं वर्ण व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन इसने वेणुकटक नामक शहर बसाया। वेणुकटक नामक शहर बसाया। लेकिन इस शासक की जानकारी उनकी माता गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति से मिलती है। His information got from
नासिक ईयोलॉजी ऑफ हिज मदर गौतमी बलश्री, बालश्री नहीं बलश्री लिखना है ना हिंदी में, बलश्री। इस शासक की जानकारी उसकी माता गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति से मिलती है। गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति से his information got from Nasik eulogy of his mother Gautami Balshri. गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति से मिलती है, प्रशस्ति से मिलती है। लेकिन इसने शक शासक नहपान को पराजित किया। He defeated Shak ruler Nehpan and got his name written on Nehpan's coin. इसने शक शासक नहपान को पराजित किया। एवं उसके सिक्कों पर अपना नाम लिखवाया। नहपान को पराजित किया एवं उसके सिक्कों पर अपना नाम लिखवाया। लेकिन यह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। He was a secular ruler. He was a secular ruler. यह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। लेकिन इसने बौद्ध संघ को अजकाल की गांव तथा कार्ले बौद्ध संघ को करजक गांव भेंट किए। He gave अजकाल की विलेज टू नासिक बौद्ध संघ। He gave अजकाल की विलेज टू नासिक बौद्ध संघ। इसने नासिक बौद्ध संघ को अजकाल की गांव तथा कार्ले बौद्ध संघ को करजक गांव भेंट किए। अजकाल की गांव तथा कार्ले बौद्ध संघ को करजक गांव भेंट किए एंड करजक विलेज टू कार्ले बौद्ध संघ। अच्छा एक लाइन कुछ भूल गए थे, अभी लिख लेंगे बाद में। कथा कार्ले बौद्ध संघ करजक गांव भेंट किए एंड करजक विलेज टू कार्ले बौद्ध संघ। लेकिन इसने अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध लगाया था। He banned the intercaste marriage. He banned the intercaste marriage.
प्रतिबंध लगाया था। तो अब इसके बारे में भी जानकारी के सोर्स, हालांकि सबसे मेन सोर्स इसकी खुद की माता है, तो इसके बारे में तो याद रखना है कि इस वंश का सबसे क्या है, ये महान शासक है। इसके ऊपर एक फिल्म भी आई थी, गौतमीपुत्र सातकर्णी है। अरे महाबकवास फिल्म थी, हम्म, मतलब आप देख ही नहीं सकते पूरी उसको, इतनी थी है। नहीं, अपने हिंदी में नहीं आई थी, साउथ में आई थी, और वो मन में पता नहीं सामंता है, मैं नहीं, सामंता नहीं उसमें, ठीक है। मतलब ये ऐसी मूवी, अरे वो एकदम से क्या हुआ कि एकदम से क्रेज आया था, है ना, पुरानी फिल्में बनाने का, और ये क्रेज आया बाहुबली मूवी से, बाहुबली फर्स्ट से, ठीक है। और मतलब जो बाहुबली फर्स्ट या सेकंड है, उसके जो राइटर है वो है एस एस राजामौली। एस एस क्या है, राजामौली। उन्होंने कई बार कहा था कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था बाहुबली, और शुरू से ही था। और वो कहते कि भाई शुरू से कब से, तब उनका जब मैं बच्चा था, छोटा था, तब मैं दादी से कहानियां सुनता था, दादी से, नानी से, उन्हीं कहानियां सुन सुनकर मैंने ऐसा इमेजिनेशन किया था कि इतना सब कुछ होना चाहिए। और तब तो मेरा ये भी नहीं था कि मैं बड़ा होकर डायरेक्टर बनूंगा। लेकिन जब मैं डायरेक्टर बन गया तो उसके बाद में मुझे लगता था कि जो मेरा बचपन का सपना था उसको पूरा करने का क्या आ गया है, समय आ गया है। और जो बाहुबली की स्क्रिप्ट थी उसके ऊपर कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था, सबको लग रहा था फिल्म फ्लॉप होगी, ठीक है। हर कोई स्क्रिप्ट सुनता और कहता है इसके ऊपर नहीं। तो फिर इन्होंने क्या किया कि ऐसी फिल्में बनाई जो इनकी इच्छा तो नहीं थी लेकिन बनाई। एस एस राजामौली का रिकॉर्ड है, एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं है, सारी फिल्में सुपर डुपर हिट है। तो फिर जब इन्होंने एज ए डायरेक्टर इतनी सारी अच्छी अच्छी फिल्में, है ना, बना ली, तो फिर इनके लिए मतलब इनके ऊपर पैसा देने के लिए खूब सारे प्रोड्यूसर पीछे पीछे भागते थे, जैसा पैसा हम लगाएंगे, आप तो फिल्म बनाओ। फिर इन्होंने अपनी जो मतलब डायरेक्टर वाला टैलेंट है वो प्रूव किया एक फिल्म में, जिसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी, उसका नाम था मक्खी, ठीक है। तो जब उन्होंने कहा था कि भाई मक्खी फिल्म बनाऊंगा, तो उसमें क्या था, तो लोगों ने जिसने भी सुना उसने क्या, ये कैसे पॉसिबल है। उन्होंने, यही तो क्रिएटिविटी है कि उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है मक्खी। वो कौन है, मक्खी है। हीरो स्टार्टिंग में मर जाएगा और उसका पुनर्जन्म होगा, और पुनर्जन्म मक्खी के रूप में होगा, फिर वो रिवेंज लेगा। तब सबको लगा चलो देखते हैं एक्सपेरिमेंट। लेकिन मक्खी जब रिलीज हुई तो वो भी हिट रही थी, है ना, सुपर हिट रही थी। तो भी लोगों को लगा यार ये आदमी ठीक है, मतलब ये कोई भी फिल्म बनाता है तो उसको हिट क्या है, करवा देता है। तो फिर इन्होंने किसी प्रोड्यूसर से बात की और उन्होंने कहा देखो मेरा प्रोजेक्ट तो ये है, मूल रूप से बाहुबली। तब सारे प्रोड्यूसर उसको, प्रोजेक्ट को सुनकर पीछे हट जाते थे। उन्होंने कहा साहब कैसे पॉसिबल है, एक आदमी 1 किलोमीटर लंबा झरना चढ़ रहा है, ऊपर से गिर रहा है, फिर वापस चढ़ रहा है। सब टेक्निकली 10 फीट से आदमी गिरने पर वापस कहीं चढ़ने लायक रहता नहीं है ना, टूट टाट जाता है। और आप तो वहां से गिरा रहे हो उसके ऊपर से, और फिर सारा बेतुके सीन है उसमें। एक आदमी है, उसको ऊपर चढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो वहीं पर जो है वो टहनियां तोड़कर बाण बनाता है, धनुष बनाता है, और हवा में कूद जाता है, यू टर्न लेता है, फिर एक तीर छोड़ता है और वो तीर जाके पेड़ में घुस रहा है, उसमें लटक रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। यार इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। तो उन्होंने कहा लॉजिक तो नहीं है पर फिल्म तो ये है। तो फिर कोई प्रोड्यूसर बाहुबली के लिए पैसा खर्च करने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि वाकई में बाहुबली में पैसा बहुत ज्यादा चाहिए था, थोड़ा बहुत पैसा चाहिए नहीं था। तो फिर ये मैंने एक बैच में और भी बताया था। तो फिर ये एक प्रोजेक्ट लेकर आए। उसमें उन्होंने कहा चलो मैं ऐसा एक काम करता हूँ, फिल्म आधी फिल्म नई थीम पे, आधी फिल्म पुरानी थीम पे, देखते हैं लोगों को क्या पसंद आता है। तब इस बात पर प्रोड्यूसर खुश हो गए थे, उन्होंने कहा हाँ ऐसा कर देते हैं एक्सपेरिमेंट के रूप में। वो फिल्म आई थी मगधीरा, जिसमें मगधीरा भी वापस रीबर्थ की कहानी पर है, लेकिन उसमें बिल्कुल एक पुराने का जमाना और एक क्या है, नया जमाना। तो मगधीरा जब हिट हुई और जब लोगों से पूछा गया रिव्यू, आम आदमी से, अपने जैसों से, मगधीरा कैसी लगी, लोगों ने कहा अच्छी। कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा, पुराना वाला या नया वाला? तो वो है ना, सबका जवाब था पुराना वाला ज्यादा अच्छा था। तब कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि हो सकता है एस एस राजामौली ने जानबूझकर पुराने वाले को बहुत अच्छा बनाया और नए वाले को मतलब एवरेज ही बनाया। तब उन्होंने कहा था नहीं नहीं, मैं नए वाले पे भी उतनी मेहनत की थी जितना पुराने वाले पे की थी, पर लोगों को एक्चुअली पसंद ही पुराने वाला आया। तो फिर प्रोड्यूसर खुश हो गए थे, तो फिर कहा चलो ठीक है। तो फिर उन्होंने फिल्म बनाई, वो कौन सी थी, बाहुबली। अब जब बाहुबली फिल्म आई और हिट हुई, अपना पता है टाइम आता है हर चीज का। कभी कभी कॉमेडी फिल्मों का जॉन आता है, तो हम वो जितनी भी कॉमेडी फिल्म आती है हम उनको सब हिट करवा देते हैं। कभी कभी सीरियस फिल्मों का दौर आता है, तब हम सारी सीरियस फिल्में देखते हैं। कभी कभी जो मुद्दों पे बनी हुई फिल्में होती है ना, सोशल इश्यूज, उनकी फिल्मों का दौर आता है, तो फिर वो सारी हिट होती रहती है। कभी कभी ये जो हिस्टोरिकल मूवीज का दौर आता है, ये बीच में हिस्टोरिकल मूवीज का दौर है, अभी भी चल ही रहा है। हिस्ट्री पर बेस्ड जितनी भी फिल्में आ रही है, कुछ हिंदी फिल्मों को छोड़कर बाकी सारी हिट ही हो रही है। तो बाहुबली जब हिट हुई थी तब साउथ के अंदर खूब सारी फिल्में बनी इसी तर्ज पर।
पर उन सभी फिल्मों में कमियां यही थी, सब आनंद फानंद में बनाई गई, आनंद फानंद में बनाई गई, फटाफट बनाई गई, कुछ मतलब है ना, कुछ महीनों की मेहनत से, जैसे बनाता है अक्षय कुमार, ठीक है। अरे मतलब अक्षय कुमार के अब सारी फिल्में फ्लॉप इसलिए हो रही है क्योंकि वो मतलब केसरी 2 अच्छी बताते, मैंने नहीं देखी, हाँ केसरी 2 तो अच्छी बताते हैं फिल्म, नहीं पर वो तो उसने केसरी 2 में काम ढंग से किया होगा, वरना वो पृथ्वीराज जैसे बता रहे हो, तो पृथ्वीराज के अंदर उसने जो पृथ्वीराज का रोल प्ले किया, तो पृथ्वीराज तो कम और बाला ज्यादा लग रहा है वो बाला वाले सीन में ही है। और एक दिन में 4-4 5-5 शूटिंगें कर रहे हो आप, कभी कहीं जाके कुछ शूट कर रहे हो, कभी कहीं जाके कुछ शूट कर रहे हो, तो एक्चुअली अच्छी एक्टिंग तभी होती है जब आप उसमें कैरेक्टर में क्या करते हो, घुसते हो, ठीक है। तो वो था, तो खैर उस समय जितनी भी फिल्में आई वो सारी आनंद फानंद में बनाई गई। एक थी विजय की पुली, जो है ना, और जबकि उसमें जो पुली की स्टार कास्ट बहुत ज्यादा बढ़िया थी, लेकिन फिर भी फ्लॉप हो गई। एक जो बाहुबली की हीरोइन है, मुझे उसका नाम याद नहीं रहता, तमन्ना नहीं, दूसरी वाली अनुष्का, हाँ अनुष्का शेट्टी की आई थी रुद्रमा देवी, वो रुद्रमा देवी भी फ्लॉप हो गई थी, हाँ अरे वो बेकार फिल्म में थी, जबकि रुद्रमा देवी तो हिस्ट्री पर बेस्ड फिल्म थी। फिर एक आई थी गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी बहुत अच्छी फिल्म बन सकती थी लेकिन बनी नहीं, ये तो इतनी इतनी आनंद फानंद में बनाई थी, पता नहीं क्या ही था उस फिल्म के अंदर, उसका ट्रेलर देखकर तो ऐसा लगता था कि ये फिल्म पता नहीं रिकॉर्ड तोड़ देगी। ट्रेलर हिंदी में है नहीं, अरे नहीं है, चलो तेलुगु में देख लोगे, नहीं उसकी स्टार कास्ट तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अरे पर एक बात है, तेलुगु भाषा आपको आपको समझ में आएगी, पूरा नहीं आएगा, पर आप ये देखना कि संस्कृत का प्रभाव कितना ज्यादा है। उसमें एक डायलॉग आएगा कि जब इसके ऊपर आक्रमण करेगा एक व्यक्ति, जिसका नाम है नेपान, तो नेपान उसको धमकी देता है कि रण में या शरण में, रण में या शरण में, कि या तो मेरे जो वो रण में मिल या फिर मेरे पैरों में आके गिर जा। वो तेलुगु में ही बोलते हैं, लेकिन वो संस्कृत से प्रभावित है, तेलुगु है तो मेरे तेलुगु है, सॉरी। ट्रेलर देखकर तो मतलब ऐसा लगता था फिल्म बहुत शानदार है। When you lie down to sleep, your muscles relax, and in many people, it shifts back. మా చైత్రయాత్రను గౌరవించి మా ఏలుబడిని అంగీకరించి మీ వీరఖడ్గాన్ని మా రాయబారికి స్వాధీనం చేసి మాకు సామంతులవుతారని ఆశిస్తున్నాము. సమయం లేదు మిత్రమా, శరణమా రణమా. మీరు కడుపును మూసింది మనిషిని కాదు, మారణ హోమాన్ని, మహాయుద్ధాన్ని. ఒక బిడ్డ కడుపును పడ్డప్పుడు యుద్ధానికి వెళ్ళారు, ఇప్పుడు సరాసరి ఇంకో బిడ్డని యుద్ధానికి తీసుకెళ్తున్నారు. మీరు మనిషేనా? ఈ 33 కరవాలాలు కరిగించి మహాఖడ్గాన్ని తయారు చేయించండి. ఆ ఖడ్గాన్ని ధరించి సింహాసనం మీదున్న ఈ సింహాన్ని చూసి అనంత విశ్వం అసూయ చెందాలి. శాతకర్ణి, నేను సింధు నుంచి ఆక్రమించుకుంటూ వస్తాను. అలెగ్జాండర్ కోలవికాని అఖండ భరత ఖండం నా సొంతమవుతుంది. ఇప్పటికి ఉనికి నిలుపుకున్నాం, ఇక ఉనికి చాటుకుందాం.
నూతన నిర్మాణమైన భారత రాజ్యాన్ని భారతదేశం నేతృత్వంతో ప్రక్షాళన చేద్దాం. దొరికిన వాడిని తురుముదాం, దొరకని వాడిని తరుముదాం. ఏది ఏమైనా దేశం మేసం తిప్పుదాం. ठीक है, तो आगमन निलय वेणुकटक स्वामी अद्वितीय ब्राह्मण या त्रिसमुद्र तोय पिता पानी से घोड़े 3 समुद्र का पानी पी रहे हैं. वैदिक मार्ग वर्ण व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, इसलिए इसकी उपाधि क्या है? आगमन निलय. कि वापस पुराना वाला निलय मतलब समय लाऊंगा. प्लस ठीक है, इंटरकास्ट जो वो शादी को बैन किया, इसलिए क्या कहते हैं इसकी उपाधि? अद्वितीय ब्राह्मण. वेणुकटक नामक इसने क्या बसाया है? एक शहर. इसकी जानकारी इसकी माँ है जिसका नाम है बलश्री. क्या नाम है? बलश्री. ये शक शासक नेहपान को पराजित किया. अभी ये फिल्म उसी के ऊपर थी. ये धर्मनिरपेक्ष राजा था, हालांकि स्वयं अपने आप को बहुत ही प्राउड हिंदू कहता था, लेकिन इसके साथ ही ये अन्य धर्मों का भी सम्मान करता था. जैसे कि इसने नासिक बौद्ध संघ को एक गांव दिया जिसका नाम है अजकालकीय. ठीक है. कार्ले बौद्ध संघ को एक गांव दिया जिसका नाम क्या है? करजक. लोग कहते सर कई बार कंफ्यूजन होता है, नहीं रखना है. नासिक में 3, अजकालकीय में 6, कार्ले में 2, करजक में 4, डबल हो रहे हैं बस. ठीक है, क्योंकि आएंगे प्री में, आएंगे मेंस में तो आएंगे नहीं, तो प्री में याद रहेगा. हाँ, कार्ले मतलब करजक है, नासिक मतलब क्या है? अजकाली. कार्ले अपन देखी थी केव, कार्ले केव का फोटो देखा था बौद्ध धर्म के समय. फिर देखिए नेक्स्ट. देखिए वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी. वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी. वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी. देखिए इस वंश का 24वां शासक, 24th ruler of this dynasty. इस वंश का 24वां. देखिए पुराणों में इसे पुलोमा कहा गया है. पुराणों में इसे पुलोमा कहा गया है. इन पुराण ही इज डिस्क्राइब्ड एज पुलोमा. पुराणों में इसे पुलोमा कहा. ये बात तो सही है कि छींक रोकनी नहीं चाहिए, पर इतनी भी आजादी से भी नहीं आने देनी चाहिए. पड़ोसियों में काम देखो है कि नहीं है. इसे पुराणों में पुलोमा कहा. इन पुराण ही इज डिस्क्राइब्ड एज पुलोमा. देखिए प्रथम शासक जिसके अभिलेख आंध्र प्रदेश से मिलते हैं, first ruler whose inscription was found from Andhra Pradesh. प्रथम शासक जिसके अभिलेख आंध्र प्रदेश से मिलते हैं. आंध्र प्रदेश से मिलते हैं. देखिए अभिलेखों में इसे दक्षिणेश्वर कहा गया. ही इज कॉल्ड दक्षिणेश्वर इन इंस्क्रिप्शन.
अभिलेखों में इसे दक्षिणेश्वर या दक्षिणाश्वर या दक्षिणापथेश्वर कहा गया है। दक्षिणापथेश्वर, दक्षिणेश्वर या दक्षिणापथेश्वर कहा गया है। दक्षिणापथेश्वर / दक्षिणेश्वर कहा गया है। दक्षिणापथेश्वर कहा गया है। लेकिन शक शासक रुद्रदामन ने इसे 2 बार पराजित किया था। शक रुद्रदामन डिफीटेड हिम ट्वाइस। शक शासक रुद्रदामन ने इसे 2 बार पराजित किया है। शक शासक रुद्रदामन ने इसे 2 बार पराजित किया है। लेकिन इसने रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया। He married the daughter of Rudradaman. He married the daughter of Rudradaman. रुद्रदामन की पुत्री से विवाह। फिर इसने नवनगर नामक शहर बसाया। He founded नवनगर सिटी। इसने नवनगर नामक शहर बसाया। He founded नवनगर सिटी। नवनगर नामक शहर बसाया। नामक शहर बसाया। ठीक है, बस इसके बारे में इतना सही है कि अभी ये खास क्यों है, इंपॉर्टेंट इस कारण से एक तो इस वंश का ये 24वां शासक है। कौन सा ये? तो इसका मतलब ये किसका बेटा है? गौतमीपुत्र सातकर्णी का। ठीक है, अब जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है उसमें उसका नाम केवल सातकर्णी है। तो फिर ये क्या है? आगे गौतमी क्या है? मां। मां का नाम नहीं है, मां की जाति नहीं है, मां का वर्ण नहीं है, मां का गोत्र है। मां का क्या है? ये गोत्र है। इसलिए इनके बारे में अपन कहते हैं कि ये कहीं न कहीं मात्र सत्तात्मक से प्रेरित थे। इसलिए इसमें अधिकांश शासकों ने बाद में अपने नाम के आगे हमेशा माता का गोत्र लगाया। इसका मतलब ये कह रहा है कि गौतमी का पुत्र है और इसका नाम क्या है? सातकर्णी। ये जो है इसकी मां का गोत्र था, है ना, वशिष्ठी, जबकि इसका खुद का नाम केवल पुलुमावी है। ये कह रहा है कि मेरा नाम पुलुमावी है लेकिन मेरी माता का गोत्र वो क्या है? वशिष्ठी है, इसलिए मैं वशिष्ठी पुत्र क्या हूं? पुलुमावी। ये हो गया। अब इसको पुराणों में बोला गया है पुलोमा। फिर इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये मिलती है कि ये प्रथम शासक है जिसके अभिलेख मतलब आंध्र प्रदेश से मिले हैं। इससे पहले जितने भी शासक हुए हैं, इससे पहले 23 शासक हो चुके हैं और वो 23 शासक है, उन 23 शासकों के सबके अभिलेख सारे महाराष्ट्र से मिले हैं। जबकि सातवाहन वंश का वास्तविक नाम जो है अभी अपन थोड़ी देर बाद में लिखेंगे, वो ये है आंध्र प्रत्यय। क्या है ये? आंध्र प्रत्यय है ना। प्रत्यय का मतलब होता है नौकर। ये आंध्र के नौकर है हम, या आंध्र के पुत्र है। अभी अपन लिख लेंगे थोड़ी देर बाद में कि हम आंध्र के पुत्र है, लेकिन वर्तमान के आंध्र प्रदेश में इनका एक भी अभिलेख नहीं मिला। तो फिर ये जब सारे 23 शासक यहां पर रहकर शासन कर रहे हैं और कह रहे हैं अपने आप को आंध्र प्रत्यय, तो क्या वाकई में ये पहले आंध्र प्रदेश ही था? तब कहते हो सकता है ये पूरा इलाका पहले आंध्र रहा होगा। बाद में धीरे धीरे यहाँ पर एक नया कल्चर डेवलप हो गया जिसको अपन वर्तमान में क्या कहते हैं? मराठी कल्चर। और जैसे ही मराठी कल्चर मान ली यहाँ पे हुआ तो ये आंध्र वाले लोग इस साइड माइग्रेट होकर चले गए धीरे धीरे, और यहाँ पर मराठी कल्चर हो गया। और इस प्रकार से यहाँ पर दो कल्चर एक साथ आ गए, एक साइड में मराठी कल्चर और एक साइड में आंध्र कल्चर। तो हो सकता है ऐसा रहेगा क्योंकि पहले 23 अभिलेख नहीं मिल रहे हैं। और इनकी राजधानी ये प्रतिष्ठान थी जिसको अपन वर्तमान में कहते हैं पैठन। ये भी अपन लिखेंगे अभी, जो कि पड़ता है महाराष्ट्र में।
इसलिए इस शासक के अभिलेख वर्तमान के आंध्र प्रदेश से मिलते हैं, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बारे में लिखा गया कि ये दक्षिणापथेश्वर है या फिर दक्षिणेश्वर है, मतलब साउथ इंडिया के अंदर इसका ही शासन था पूरा, और वाकई में था भी सही। इसलिए ये उत्तर भारत के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करता है। जब उत्तर भारत पे आक्रमण करने का प्रयास करता है तो इसका सामना होता है एक शक शासक से, जिसका नाम क्या है, रुद्रदामन। ये जाता है और रुद्रदामन से हार जाता है, ये वापस आता है, वापस अपनी सेना इकट्ठा करता है, वापस जाता है, दोबारा रुद्रदामन से हार गया, इसको पकड़ लिया गया। रुद्रदामन ने से पूछा, ले भाई तू दोबारा हार गया, अब क्या करेगा? इसने थोड़ी देर कहा कि हाँ ये बात तो सही है, मैं आपसे कितनी बार हार गया हूं, 2 बार। उसने अब क्या करेगा? इसने अब करेंगे ब्याह। क्या करेंगे? ब्याह करेंगे। तो उसने कहा ब्याह मतलब, इसने कहा विवाह करेंगे, विवाह, शादी, परनी जाओ। तो अब उसने कहा अच्छा, 2 बार हारा हुआ आदमी और कह रहा है शादी करेगा, किससे करेगा शादी, लूजर। उसने कहा और किससे? आपकी बेटी से करूंगा। हाराई में इसी वजह से था, आरआई में क्या है, इसी वजह से युद्ध करने आया था। उस समय किसी ने कहा था कि आपकी बेटी बहुत सुंदर है, तो मैं उसके बारे में सोच रहा था, सोचते सोचते हार गया। इसलिए कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई था, कॉन्फिडेंस तो बहुत क्या है, हाई था। ये तो खैर मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूं, पर इसने सीधा सीधा ऑफर कहा। इसने कहा देखो मैं 2 बार आपसे हार गया, इससे ये बात तो तय है कि आप उत्तर भारत के स्वामी हो, पर ये बात आप याद रखना, दक्षिण भारत का स्वामी कौन हूं, मैं हूं। और हमारे बीच में यदि अलायंस हो जाए, हमारे बीच में यदि दोस्ती हो जाए, तो फिर पूरे भारत में बस अपना ही सिक्का चलेगा, नॉर्थ में ससुर जी का और साउथ में पावणे का, ठीक है। तो इसने कहा चलो ठीक है, इस बात पर इनकी जो है ना शादी हो गई। फिर लिखे नेक्स्ट, यज्ञ श्री सातकर्णी। देखिए यज्ञ श्री सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी। देखिए इस वंश का 27वां शासक, 27th रूलर ऑफ दिस डायनास्टी। देखिए इस वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक है, लास्ट इंपोर्टेंट या लास्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनास्टी। इस वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक है। इस वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक है। देखिए इसके सिक्कों पर जहाज, नाव, मछली, सीप आदि के चित्र मिलते हैं। ऑन हिज कोइंस पिक्चर्स ऑफ शिप, बोट, फिश एंड सी सेल या शेल। फाउंड, इसके सिक्कों पर नाव, मछली, सीप आदि के चित्र मिलते हैं। देखिए अर्थात इसने समुद्री व्यापार पर अधिक ध्यान दिया था। इट मीन्स ही एम्फेसाइज्ड ऑन सी ट्रेडिंग। अर्थात इसने समुद्री व्यापार पर अधिक ध्यान दिया था। इसने समुद्री व्यापार पर अधिक ध्यान दिया था। पर अधिक ध्यान दिया था। बस इसी के साथ ही सातवां वंश क्या हो जाता है,
थोड़ी सी कुछ जो वो विशेषताएं बाकी है वो अपन लिखेंगे, पर पहले आपको कुछ पर्चियां आई है वो एक बार देख लें। एक तो आप में से किसी ने अखबार की कटिंग भेजी है दो, कि मिस्र में 3000 साल पुराने 3 प्राचीन कब्रिस्तान मिले। एक आपने भेजी कि बिहार में 1700 साल पुरानी एक मूर्ति मिली है, लोगों ने म्यूजियम को देने से क्या किया है, इनकार। इसके बारे में पढ़ा था मैंने भी। उमा महेश्वर है, शिव पार्वती, बहुत सुंदर मूर्ति है, सबको दिखेगी नहीं। सर सोमनाथ मंदिर पर भी एक मूवी आई है, केसरी भी, मुझे नहीं पता। अच्छा आई है क्या कोई? चलो उसके बाद में प्लीज हेल्प पंखा, हाँ वो तो क्या सवाल। एक आपने लिखा है सर, वृत्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे की 2 छेनियों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? लोग है ना लोथल से। कहां से हुई है? लोथल से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना? चलो उसके बाद में प्लीज हेल्प पंखा, हाँ वो तो क्या सवाल। एक आपने लिखा है सर, वृत्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे की 2 छेनियों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? लोग है ना लोथल से। पंखा है, हाँ वो तो क्या सवाल। एक आपने लिखा है सर, वृत्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे की 2 छेनियों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? लोग है ना लोथल से। कहां? से हुई है? लोथल से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आईवीसी सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, लेकिन इसके अलावा सही तरीके से देखा जाए आधुनिक काल के अंदर तो पहली मूर्ति गौतम बुद्ध की बनी है। किसकी बनी है? गौतम। मृणपट्टिका पर सिंह युक्त देवता की मोहर कहां से मिली है? कालीबंगा से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे से। कहां से हुई है? लोथल से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आईवीसी सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, जोड़कर ये स्वतंत्र रूप से खड़े किए गए हैं, महल के भाग है। इसके ऊपर अवांगमुखी कमल है, जबकि उसके ऊपर सीधा कमल है। उसके ऊपर कैसा है? सीधा कमल। ये सपाट है, वो नालीदार है। ये लेख युक्त है, वो लेख विहीन है। इनके ऊपर पशु आकृति है, उनके ऊपर मानव आकृति। ये असमानताओं से ये सिद्ध होता है कि अशोक के स्तंभ देशज है। अशोक के स्तंभ कैसे हैं? देशज है। मूलतः भारत के ही है, कोई बाहर से किए हुए नकल नहीं है। तो फिर लिखें सातवाहन वंश की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सातवाहन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सातवाहन। किसमें? गंधर्व एवं, अच्छा अंतर जातीय विवाह में। हाँ नहीं, बस वो दोनों एक ही होते हैं, लव मैरिज होते हैं। अंतर जातीय विवाह का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि लव मैरिज हो, वैसे ही कर ले। ठीक है, जबकि गंधर्व विवाह का मतलब शुद्ध रूप से क्या होता है? लव मैरिज, प्रेम विवाह। लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से जानते हैं, पहले से पसंद करते हैं और फिर वो शादी कर लेते हैं। अंतर जातीय विवाह वैसे भी हो सकता है, आपस में डील के तहत भी हो सकता है, बिजनेस में, है ना। बिजनेस पॉलिसीज कई बार आदमी अपने रिलेशन मेंटेन करने के लिए भी इस प्रकार के करते हैं। अभी हाल ही में ऐसा कौन सा मुद्दा आया था? जो लालू प्रसाद यादव है, उनके बेटे की जो बिहार के बहुत बड़े पॉलिटिशियंस है, उनकी बेटी से जो वो शादी हो गई थी, और वो शुद्ध रूप से पता था कि उस शादी से जो उनका बेटा खुश नहीं था। और अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने क्या किया, एक तो पहले डाइवोर्स हो गया उसके साथ में, और किसी एक लड़की के साथ में फोटो जो वो पोस्ट कर दी थी, और पोस्ट करने के बाद में लिखा कि हम एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं और हम एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, और ऐसा करके कुछ ऐसे पोस्ट डाली। हालांकि मैंने पोस्ट देखी नहीं। उन्होंने 5-6 घंटे बाद में क्या किया, पोस्ट को डिलीट कर दिया। तो कितना पॉलिटिकल प्रेशर बना होगा, पोस्ट को डिलीट करने पड़े। बिहार में इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन इस एक घटना से, पोस्ट की वजह से, लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया।
और फिर घोषणा की इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, आज के बाद में ये हमारा घर का मेंबर नहीं है। तो काक भाई कैसे नहीं है, तो तको दिन बार काट दियो, तको दिन का है बार काट। उसके बाद की मानते हैं, है ना, पर वो मानते हैं इतिहासकार है, जबकि रियल में पहले की। तो फिर लेकिन विशेषताएं, सातवाहन वंश की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रतिष्ठान या पैटर्न। सर पहले अदर कास्ट में शादियां होती थी, अब बंद क्यों कर दी? अब तो कर दी क्या तकलीफ हुई है? करनी है क्या वापस? राजधानी, प्रतिष्ठान या पैटर्न। कैपिटल, प्रतिष्ठान या पैटर्न। प्रतिष्ठान या महाराष्ट्र में देखिए, मेंशन्ड एज आंध्र प्रत्यय इन पुराण, पुराणों में इन्हें आंध्र प्रत्यय कहा गया है। पुराणों में इन्हें आंध्र प्रत्यय वंश कहा गया है, पूरा ऐसे लिखना। मेंशन्ड एज आंध्र प्रत्यय डायनास्टी इन पुराण। मेंशन्ड एज आंध्र प्रत्यय डायनास्टी। किसमें? गंधर्व एवं, अच्छा अंतरजातीय विवाह में, हाँ नहीं, बस वो दोनों एक ही होते हैं, लव मैरिज होते हैं। अंतरजातीय विवाह का मतलब कोई जरूरी नहीं कि लव मैरिज हो, वैसे ही कर ले, ठीक है। जबकि गंधर्व विवाह का मतलब शुद्ध रूप से क्या होता है? लव मैरिज, प्रेम विवाह। लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से जानते हैं, पहले से पसंद करते हैं और फिर वो शादी कर लेते हैं। अंतरजातीय विवाह तो वैसे भी हो सकता है, आपस में डील के तहत भी हो सकता है, बिजनेस में, है ना। बिजनेस पॉलिसीज कई बार आदमी अपने रिलेशन मेंटेन करने के लिए भी इस प्रकार के करते हैं। अभी हाल ही में ऐसा कौन सा मुद्दा आया था? जो लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे, उनके बेटे की जो बिहार के बहुत बड़े पॉलिटिशियंस है, उनकी बेटी से जो वो शादी हो गई थी, और वो शुद्ध रूप से पता था कि उस शादी से जो उनका बेटा खुश नहीं था। और अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने क्या किया, एक तो पहले डाइवोर्स हो गया उसके साथ में, और किसी एक लड़की के साथ में फोटो जब वो पोस्ट कर दी थी, और पोस्ट करने के बाद में लिखा कि हम एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं और हम एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, और ऐसा करके कुछ ऐसे पोस्ट डाली। हालांकि मैंने पोस्ट देखी नहीं, उन्होंने 5-6 घंटे बाद में क्या किया, पोस्ट को डिलीट कर दिया। तो कितना पॉलिटिकल प्रेशर बना होगा, पोस्ट को डिलीट करने पड़े। बिहार में इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन इस एक घटना से, पोस्ट की वजह से, लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया, और फिर घोषणा की इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, आज के बाद में ये हमारा घर का मेंबर नहीं है। तो काक भाई कैसे नहीं है, तो तको दिन बार काट दियो, तको दिन का है बार काट। उसके बाद की मानते हैं, है ना, पर वो मानते हैं इतिहासकार है, जबकि रियल में पहले की। तो फिर लेकिन विशेषताएं, सातवाहन वंश की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सातवाहन। देखिए, राजधानी, प्रतिष्ठान या पैटर्न। सर पहले अदर कास्ट में शादियां होती थी, अब बंद क्यों कर दी? अब तो कर दी क्या तकलीफ हुई है? करनी है क्या वापस? राजधानी, प्रतिष्ठान या पैटर्न। कैपिटल, प्रतिष्ठान या पैटर्न। प्रतिष्ठान या महाराष्ट्र में देखिए, मेंशन्ड एज आंध्र प्रत्यय इन पुराण, पुराणों में इन्हें आंध्र प्रत्यय कहा गया है। पुराणों में इन्हें आंध्र प्रत्यय वंश कहा गया है, पूरा ऐसे लिखना। मेंशन्ड एज आंध्र प्रत्यय डायनास्टी इन पुराण। मेंशन्ड एज आंध्र प्रत्यय डायनास्टी इन पुराण, पुराणों में इन्हें आंध्र प्रत्यय कहा गया है। मेंशन्ड एज आंध्र प्रत्यय, पुराणों में इन्हें आंध्र प्रत्यय वंश कहा गया है। मेंशन्ड एज आंध्र प्रत्यय डायनास्टी इन पुराण। देखिए, आंध्र प्रत्यय का अर्थ आंध्र प्रत्यय मीन्स सर्वेंट ऑफ आंध्राज,
आंध्र प्रत्यय का अर्थ आंध्र का सेवक होना होता है। आंध्र का सेवक होना होता है, सर्वेंट ऑफ आंध्राज, सर्वेंट ऑफ आंध्राज। ये अपने आप को आंध्र के सेवक कहते हैं, मतलब आंध्र देश के। जबकि 23 शासकों का कोई उल्लेख नहीं मिलता आंध्र, वर्तमान के आंध्र प्रदेश से। ये आंध्र का सेवक होता है। फिर लिखें, पुराणों के अनुसार या फिर पुराणों में सिमुक को, पुराणों में सिमुक को, इन पुराण, सिमुक इसका जो है ना संस्थापक पहला, पुराणों में सिमुक को अंतिम कण्व शासक का सेवक बताया गया है। इन पुराण सिमुक वॉज मेंशन्ड एज सर्वेंट ऑफ लास्ट कण्व रूलर। इन पुराण सिमुक वॉज मेंशन्ड एज सर्वेंट ऑफ लास्ट कण्व रूलर। पुराणों में सिमुक को अंतिम कण्व शासक का सेवक बताया गया है। का सेवक बताया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि मात्र सत्तात्मक समाज था, मैट्रियार्कल सोसाइटी। अलग पूरी समाज तो पूरी सोसाइटी, ए मार दी बेचारी, अरे नहीं मरी, मात्र सत्तात्मक समाज था, मैट्रियार्कल सोसाइटी। मात्र सत्तात्मक समाज था। इसी के आगे लिखें, शासक अपने नाम के आगे माता के गोत्र का प्रयोग करते थे या नामा माता के गोत्र को जोड़ते थे। रूलर्स यूज्ड द गोत्र ऑफ हिज मदर बिफोर देयर नेम्स। शासक अपने नाम के आगे माता के गोत्र का प्रयोग करते थे या गोत्र कोड लगाते थे या जोड़ते थे। देखिए, इन्होंने सीसे एवं पोर्टिन के सिक्के चलाए। इन्होंने सीसे व पोर्टिन के सिक्के चलाए। They circulated lead and portin coins. They circulated lead and portin coins. Portin coins. ये इनकी विशेषता है। फिर लिखे आगे नेक्स्ट, इस वंश की भाषा प्राकृत थी। द लैंग्वेज ऑफ सातवाहन या द लैंग्वेज ऑफ दिस डायनास्टी वाज प्राकृत। इस वंश की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। देखिए, इन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि का अनुदान दिया। They granted first time land to Brahmins. They granted first time land to Brahmin. Due to this, later on the feudalism started. इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि का अनुदान दिया या सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि का अनुदान दिया, जिस कारण कालांतर में सामंतवाद की शुरुआत हुई या सामंती प्रथा की शुरुआत हुई। कालांतर में सामंती प्रथा की शुरुआत later on feudalism started. ये विशेषताएं तो अपन किसी भी वंश की लिखते हैं ना, तो वो सारी इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा याद रखने। सीधे सीधे रेडीमेड प्रश्न है ये।
जैसे 2018 में आया हुआ है कि सातवाहनों की राजधानी क्या थी, तो प्रतिष्ठान या पैठन, 2000 प्रतिष्ठान या पैठन, ये 2018 में आया था शायद, है ना, प्री में। इसके अलावा इनको पुराणों में बोला गया है आंध्र प्रत्यय वंश। क्या बोला गया है? आंध्र प्रत्यय वंश। और मतलब पुराणों में तो ये भी लिखा हुआ है कि सिमुक जो है वो अंतिम कण्व शासक का क्या था, ये सेवक था, नौकर था। ठीक है, मात्र सत्तात्मक समाज है, क्यों अपने नाम के आगे क्या लगा रहे हैं? माता का गोत्र। एकमात्र वंश है वही लगा रहा है, बाकी और कोई भी नहीं है पूरे भारत के इतिहास के अंदर। फिर एकमात्र वंश है जिसने शीशे के सिक्के चलाए और पोटीन के सिक्के चलाए, बाकी सारे सोने के चला रहे हैं, सिक्के के चला रहे हैं, है ना, तांबे के, पीतल के। इन्होंने भी सोने, चांदी, तांबे, पीतल के चलाए, लेकिन उसके साथ साथ किसके चलाए थे? सीसा और पोटीन। पोटीन भी एक प्रकार का मेटल होता है, सीसा मतलब जैसा ही होता है। ये होता है शीशा, और ये थोड़ा सा व्हाइट टाइप का सा होता है, वो होता है पोटीन। सेम एक प्रकार का मेटल है, टिन, पोटीन। तो शीशे और पोटीन के सिक्के चलाने वाले एकमात्र वंश है, बाकी और कोई भी नहीं है। इस वंश की भाषा प्राकृत है। ये अब इस बात पे बहुत ज्यादा प्राउड फील करते थे। मतलब इन्होंने कभी अपनी लैंग्वेज चेंज नहीं करी, ये कभी अपनी लैंग्वेज चेंज करके संस्कृत पे नहीं आए। बाकी वाले ऐसे कई सारे वंश है जिनकी आरंभ में भाषा प्राकृत थी, लेकिन बाद में चूंकि राजा बन गए, पास में सत्ता आ गई, पावर आ गया, तो पावर आने के बाद में फिर उनको प्राकृत बोलने में शर्म आती थी। फिर उनको लगता था नहीं यार, अब प्राकृत नहीं बोलेंगे यार, अब अपन यार मतलब राजा है, शासन कर रहे हैं, अपने अंडर में नौकर चाकर है, इतनी बड़ी आर्मी है, अब मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलेंगे, वो है संस्कृत। वो कौन सी है? संस्कृत। जैसे वर्तमान में आदमी के पास में पावर आते ही उसको लगता है इंग्लिश बोलूं। क्या बोलूं मैं? इंग्लिश। क्योंकि आरएस का रिजल्ट आने के बाद में तो इंग्लिश सीखने वाले कोई नहीं जाते, क्यों? अपने तो यहाँ हिंदी में ही काम नहीं चलता है। अपने को यदि सफल अधिकारी वही है जो प्राकृत भाषा बोलता है। वो यदि आरएस अधिकारी यदि उसको इंग्लिश ही अच्छी है और हिंदी अच्छी नहीं है, तो वो ज्यादा मतलब है ना, सफल अधिकारी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो फील्ड में लोगों से डील ही नहीं कर पाएगा। तो वो हमेशा किसी बिचौलिए के माध्यम से बात करेगा, बीच में एक मीडिएटर होगा, वो कह रहा है साहब ये कह रहा है। ठीक है, इसलिए अच्छे अधिकारी होते हैं वो जिस एरिया में उनकी पोस्टिंग होती है वो वहां के 8-10 लोकल शब्द सीख लेते हैं, ताकि स्थानीय लोगों को लगे कि नहीं यार ये साहब अपनी बात को क्या करता है, समझता है, अपनी फीलिंग को समझता है। यदि ये कहिए आरएस इंग्लिश में बात करेगा तो कोई है ना समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन आईएएस का रिजल्ट आने के बाद में अधिकांश लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी करते हैं। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश सीखने के लिए करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इंप्रूव करने के लिए करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार वहां पे सारे लेक्चर इंग्लिश में होंगे। ठीक है, हिंदी कोई कभी कभार थोड़ी बहुत बोलेगा तो बोलेगा। फिर वहां पे सारे स्टेट्स के आईएएस होंगे, सारे स्टेट्स के होंगे, तो हिंदी क्षेत्र वाले अपने 8-10 जो वो स्टेट है, बाकी वाले सारे वाले जो है वो केरल वाले, तमिलनाडु वाले, कर्नाटका वाले किस में बात करते हैं? इंग्लिश में बात करें, इसलिए सब इंग्लिश सीखते हैं। ठीक है, लेकिन कई होते हैं जो आईएएस भी बन जाते हैं लेकिन फिर भी हिंदी बोलते हैं, हिंदी के मारवाड़ी बोलते हैं, है ना, राजस्थानी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, त्रिलोक सर ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो नहीं कई होते हैं तो है ना, ऐसे कई सारे आईएएस आईपीएस है जो बिल्कुल ठेठ देसी भाषा में बात करते हैं, क्या वैसे वैसे। तो जैसे जैसे ये भी ऐसे ही थे सातवाहन, ये बहुत प्राउड के साथ कहते थे कि देसी थे, देसी हैं और देसी रहेंगे, हम कोई संस्कृत लैंग्वेज में आने वाले नहीं है। बाकी वाले सबने अपनी लैंग्वेज चेंज करी। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि का अनुदान दिया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। इससे क्या हुआ? कालांतर में सामंतवाद बढ़ा। अच्छा, ब्राह्मणों को भूमि देने से सामंतवाद कैसे बढ़ गया? क्योंकि जब इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि का दान दिया तो फिर ना जो सेनापतियों ने, सैनिकों ने कहा कि जब हमारी पीढ़ियां मर गई आपके लिए, लेकिन हमें भूमि नहीं मिल रही है, और ये एक आदमी आ रहा है, एक दिन हवन कर रहा है, हवन के बदले में इसको भूमि में एक पूरा गांव मिल रहा है, ये तो गलत है। तो फिर इसने, सम्राट ने अपना दिमाग लगाया, सम्राट ने कहा ऐसा है क्या, चल ठीक है, तेरे को मैंने 100 गांव दिए, पर इसके बदले में तू है ना 1500 सैनिकों से सहायता देगा, और ये 100 गांव तेरे आज से, इस 100 गांव में टैक्स तू ही लगा, टैक्स कलेक्ट भी तू ही कर, और प्लस ये जो तेरे आदमी इनको सैलरी भी तू ही दे। तो आदमी का ठीक है, तो इसने 100 गांव ले लिए और प्लस अपनी तरफ से 1500 लोगों को रिक्रूट कर दिया, और अब इसने अपनी एक उपाधि लगा ली। वो उपाधि क्या थी? सामंत। धीरे धीरे सामंतों की संख्या बढ़ती गई, और है ना सामंत बहुत ज्यादा हो गए। अब ऐसे ऐसे सामंत हो गए जो सामंत ने 1000 गांव लिए हुए हैं, और सामंत जो 15,000 सैनिक दे रहा है। अब इन सैनिकों को रिक्रूट सामंत कर रहा है, सैलरी सामंत दे रहा है,
वो उसके क्षेत्र के हैं, तो वो सारे सैनिक सामंत के प्रति लॉयल होंगे या फिर सम्राट के प्रति? सामंत के प्रति। तो धीरे धीरे सामंत पावरफुल हो गए और सम्राट कमजोर हो गया। जैसे सम्राट ने आदेश दिया कि अपन युद्ध करने जा रहे हैं उसके साथ में, एक सामंत ने कहा साहब मैं इसके फेवर में नहीं हूं, फिर एक ने और कहा मैं भी फेवर में नहीं हूं। तब सम्राट को अपनी गलती समझ में आई कि मैंने एक्चुअली इन सबको बहुत पावरफुल कर दिया है। इसलिए सामंती ढांचा टेंट नुमा होता है। कैसा होता है? टेंट नुमा। याद रखना ये। अच्छा, राजस्थान में आ गया तो वो टेंट नुमा होता है। चलो आज के लिए इतना बहुत है, आगे पढ़ेंगे कल। कल पढ़ेंगे नया टॉपिक सीधा इंडो ग्रीक